अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट ईशल। प्रोग्राम शो मेकर में हाजिर हूं। आज जो हमारे साथ यहां पर गेस्ट मौजूद हैं वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मेहताब चौहान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आपसे ये सवाल है, एक अच्छा डायरेक्टर बनने में कितना टाइम लगता है और आप खुद कब एक डायरेक्टर बने? एक अच्छा डायरेक्टर बनने में आपका टाइम तो दरकार रहता है, क्योंकि आपको बहुत नीचे से आना पड़ता है। सारी चीज़ों को समझते हुए, चीज़ों को समझ करते हुए आपको ऊपर तक आना पड़ता है। तो इसके लिए जो है कि एक अच्छे डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम भी आपको 7 से 8 साल तो चाहिए चाहिए। सर, आपने बताया कि एक अच्छा डायरेक्टर बनने में 7 से 8 साल का अरसा लगता है, तो इस 7-8 में वो किस प्रोसेस से गुजरता है? वो हर प्रोसेस से गुजरता है। इसको सारी चीज़ें स्क्रिप्ट्स के हवाले से भी उसको पता होना चाहिए, उसको प्रोडक्शन के हवाले से भी पता होना चाहिए, उसको नीचे के जो आपका जो एक लोग हैं जो उस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं, उन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन किस तरह हो रही है, किस तरह से स्पॉट बॉय का क्या काम है, इवन कि डीओपी का काम क्या है, लाइट किस तरह से हो रही है, ये तमाम चीज़ें उसको पता होना चाहिए। उसके बाद जाके आप ये डायरेक्शन की सीट पे आके फिर बैठते हैं। सर, एक डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो वो किन किन चीज़ों को फेस करता है? वो हर चीज़ों को फेस करता है। वो प्रोडक्शन के तमाम मसाइलों को फेस करता है, वो एक्टर्स को फेस करता है, उनकी जो मसाइल हैं एक्टर्स की, प्रोडक्शन से तमाम चीज़ें होती हैं, फिर स्क्रिप्ट को लेके भी होती हैं। तो उसके अंडर में ये तमाम चीज़ें आती हैं जो उसको एंड ऑफ द डे जाके जो है वो कंप्लीट करके चैनल को देना होता है। तो इसलिए जो डायरेक्टर होता है उसकी जिम्मेदारी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, और एंड ऑफ द डे जाके जो है वो डायरेक्टर ही फेस कर रहा होता है चैनल को। सर, जो नए एक्टर्स जो आना चाहते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो उनको आप कोई एडवाइस देना पसंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे कि सबसे जो अभी नए लोग हैं, ये जो नए एक्टर्स हैं जो अभी बनना चाह रहे हैं, पहले तो वो सबसे पहले एक्टर की फुल फॉर्म जो होती है उसको जो है वो सीखें कि एक्टर का फुल फॉर्म है क्या, एक्टर का मतलब क्या है। एक्टर का मतलब जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा तो वो अच्छे एक्टर बन जाएंगे। तो इसकी फुल फॉर्म आप डिस्क्राइब करेंगे? एक्टर में 5 वर्ड होते हैं, ACTOR, एक्टर। A फॉर एक्शन, C फॉर क्रिएशन, T फॉर टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन एंड R फॉर रिदम। ये एक्टर है, और ये पांचों चीज़ें एक एक्टर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छा एक्टर बन जाएगा अगर ये पांचों चीज़ें उसने सीख ली। सर, आपने ACTOR की जो बताया आपने, तो आप बताएं कि एक्शन से क्या मुराद है आपकी? एक्शन से मुराद ये है कि एक्शन का मतलब एक्शन का अच्छा रिएक्शन। अगर कोई बंदा अपने एक्शन में कोई सामने वाले बंदे के साथ रिएक्ट करना चाह रहा है, कोई एक्ट कर रहा है या चीज़ें कर रहा है, तो उसका आगे सामने वाले बंदे से रिएक्शन क्या मिल रहा है, तो इसका मतलब एक्शन का मतलब रिएक्शन है। सिंपल। C फॉर क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब ये है कि आप अपने अंदर क्रिएशन क्या लेकर आ रहे हैं, नई चीज़ क्या लेकर आ रहे हैं, उसके जुमले को किस तरह से क्रिएट करके सामने पेश कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्रिएशन आ गया। T फॉर टाइमिंग। टाइमिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर जो जुमला आप दे रहे हैं, जो जुमले की अदायगी है, वो आप अपने टाइमिंग के हिसाब से दे रहे हैं, क्या वो जो जुमला उस वक्त उस हिसाब से देना चाहिए आपको, वो टाइमिंग आ गई कि किस टाइमिंग के हिसाब से सामने वाले को वो जुमला देना चाहिए, तो वो टाइमिंग आ गई। O फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आप सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो जुमला बोल रहा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रहा है, ये मेरे जुमले के ऊपर अपने जुमले को सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो उसके जुमले से आप रिएक्ट करते हैं, अपने जुमले को पकड़ते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में R आ गया। रिदम। रिदम जो होता है वो ये होता है कि तमाम चीज़ें जो आपने 5 जो एक्टर का वर्ड कहा, तो वो जो रिदम होता है, वो रिदम जो होता है, आप जब जुमला दे रहे होते हैं तो अपने रिदम में दे रहे होते हैं, कहीं आप जुमले को तोड़ नहीं रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई जुमला दे रहे हैं कि मैं कल जा रहा हूँ, और उसी को आप रिदम को तोड़ दें, मैं कल, फिर आपने गैप देने के बाद बोले जा रहा हूँ, तो वो एक रिदम से बाहर चले गए आप, तो वो रिदम टूट गया। सर, ये आपने एक्टर के बारे में बता दिया। अब जब एक्ट्रेस का जो आ गया है, तो इसकी आप कुछ वजाहत करेंगे कि इसमें जो ESS आया है ये क्या है? एक्टर पूरा वही है, ESS आ गया उसमें, तो एक्सपोज करना, वो अपने आप को एक्सपोज करती हैं, तो इसलिए एक्ट्रेस हो गई। सर, ये तो आपने बताया हमें एक्टर के बारे में। अब एक्ट्रेस में एक मजीद इजाफा है ESS का, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं हमें। अच्छा, एक्टर का जो आपको बताया वो सारा सेम वही एक्ट्रेस में भी है, लेकिन ESS आ गया उसमें, तो वो एक्सपोज करने वाली बात आ गई कि वो अपने आप को एक्सपोज करती हैं, तो इसलिए वो एक्ट्रेस हो गई।
मेकअप जो है आर्टिस्ट को आप खुद बताते हैं या मेकअप आर्टिस्ट खुद ही करता है, या वो भी बताते हैं एक्टर कि हमें ऐसा मेकअप करना है? अच्छा, आज के दौर के अंदर जो है वो एक्टर्स जो होते हैं वो खुद ही अज्यूम कर लेते हैं चीज़ें, क्योंकि ये दौर ऐसा है जिसके अंदर एक्टर जो है वो खुद ही सोच के आ जाता है और डायरेक्टर जो है बेचारा सोचने की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो हम जैसे लोग होते हैं वो ज़रा उनको सोचवा देते हैं कि यार आप यूं कर लें, आप यूं कर लें, या आपने कुछ सोचा है, तो वो कुछ जो बेचारे कुछ सोच के आए होते हैं वो अपनी चीज़ें जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज़्यादातर मेकअप वेकअप और ये चीज़ें वो खुद ही सोच लेते हैं आजकल के दौर तो आप लोग उनको पसंद करते हो कि भाई आर्टिस्ट अच्छा बता रहा है अपने मेकअप को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद करते उनको, क्योंकि सोचने का जो काम है वो तो हमारा है, सोच तो हम रहे हैं। तो जिसके पैसे हमें मिल रहे हैं सोचने के, उनको करने के मिल रहे हैं, हमें सोचने के मिल रहे हैं। तो जो सोचने के मिल रहे हैं हम ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझेंगे, कि समझा भी देंगे और बल्कि उनसे करवा भी लेंगे। सर, ड्रामा जब आप लोग करते हैं तो ड्रामे में आप कुछ चेंजिंग वगैरह लाते हैं या नहीं लाते? चेंजिंग के हवाले से क्या आप पूछना चाह रही हैं? मतलब कोई भी अगर स्क्रिप्ट आपके पास आ गया, कोई नया कैरेक्टर ऐड हो गया उसमें, या कुछ ऐसे चेंजिंग आ गया, किसी को मार दिया, मरने वाला सीन हो गया अचानक से, हालांकि उसका ऐसा नहीं है, स्क्रिप्ट में नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन आपने कोई एडिशन कर ली मजीद उसमें? जी, इसमें ज़रा आजकल करना पड़ जाता है कि पहले तो हर एक्टर की आप डेथ का जो ना सीन पहले ही ले लें। मैं तो ये हमेशा से एडवाइस करूंगा तमाम डायरेक्टर्स को कि उनका जो डेथ सीक्वेंस है ना, जो डेथ का जो मर भी नहीं रहा तो उसका भी आप डेथ सीन रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि उसका पता नहीं होता वो कब आपके सेट से चला जाए, कब उसका मूड ख़राब हो जाए, कब उसका दिल नहीं कर रहा होता आने का। तो वो अचानक से ज़रा डायरेक्टर को जो है वो एक सरप्राइजेस मिलती हैं, तो उससे बेहतर ये है कि वो जो सरप्राइजेस मिल रही हैं तो आप पहले से उनका डेथ सीक्वेंस जो है वो रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपको सरप्राइजेस कम मिलें और उनको भी ये पता हो कि जी अब ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर से आपको किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा तमाम डायरेक्टर्स को कि उनका डेथ वाले जो सीन है वो पहले ही रिकॉर्ड कर लें, भले नहीं भी हैं तो फिर भी रिकॉर्ड कर लें, इन एडवांस वो कर लें, इन एडवांस कर लें, ताकि वो अपने आप को सेव कर लें और प्रोड्यूसर्स को भी सेव कर लें। सर, जब आप रिकॉर्डिंग में होते हैं तो एक्टर्स के आपस में लड़ाई हो गई, तो आप इसको कैसे डील करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? उसको सॉल्व ऐसे कर देते हैं कि दोनों जो हमारे, कभी कभार, वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी जाता है तो दोनों को समझा के, सॉफ्ट कॉर्नर रख के उनको समझा देते हैं कि ठीक है, ख़त्म करें, काम पे फोकस करें, काम करते हैं। और जो है एंड ऑफ द डे जाके जो है वो जो लड़ाई हो भी रही होती है तो वो यही होती है कि कभी कभार जहाँ वो कहते हैं ना कि बर्तन होते हैं तो खनकते तो हैं, तो हो जाता है कभी कभार ऐसा, लेकिन ये है कि बासानी जो है वो हम उसको संभाल लेते हैं ईजी होके। सर, आप जैसे रिकॉर्डिंग में आए और कोई एक्टर जो है वो उसी दिन आपको कह दे कि वो नहीं आया, नहीं आ रहा, अवेलेबल नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हो? अच्छा, इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो एक्टर्स कभी कभार मना कर देते हैं कि हम सेट पे नहीं आ रहे, या कोई वजूहात होती हैं जिसमें बीमार हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो एडीज जो होते हैं वो अपना बैकअप प्लान रख के चलते हैं, ए प्लान, बी प्लान, और अगर बी प्लान में भी जैसे नहीं होता बाजू का तो फिर हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब एक्टर्स के साथ तो आप कुछ आगे कर नहीं सकते। मतलब शूटिंग जो है पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है। सब जब पोस्टपोन हो जाता है आपका शूट, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है? प्रोडक्शन हाउस को या डायरेक्टर को प्रॉब्लम होती है, किसको होती है? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे नीचे टेक्निकल लोगों को होती है, जो हमारे पर डे वाले लोग होते हैं उनको होती है, क्योंकि वो पर डे पे बेचारे होते हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रही होती है, वो पर डे पे आ रहे होते हैं, उनको 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये दिहाड़ी पे जो आपके पर डे के जो लड़के हैं, जो बेचारे स्पॉट बॉयज़ हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आज हमने ये 600-700 रुपये लेके जाना है, घर पे लेके जाना है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डायरेक्टर को क्या प्रॉब्लम होगी, या प्रोडक्शन हाउस के प्रोड्यूसर्स को क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ नहीं होगी। वो एंड ऑफ द डे जाके प्रोड्यूसर जो है वो अपने एपिसोड ज़्यादा करने पर निकाल ही लेता है पैसे, लेकिन जो नीचे वाले जो लोग हैं, जो टेक्निकल वाले लोग हैं, वो बेचारे कहीं से पैसे नहीं निकाल पाते, वो फंस ही जाते हैं एंड में आके। तो प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपके नीचे जो टेक्निकल वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो नीचे। और फिर एंड ऑफ द डे जाके डायरेक्टर को इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो एक वक्त में एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है जिस पर उसका पूरा फोकस होता है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा तो वो अगले प्रोजेक्ट पे जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट, यहाँ पे सारा दारोमदार जो है वो आके आ जाता है एक्टर्स के ऊपर। एक्टर्स आएंगे तो काम होगा तो वो चैनल जाएगा तो पैसे आएंगे तो वो फिर लोगों को मिलने शुरू होंगे, जो आजकल के दौर के अंदर बड़ा मुश्किल हो रहा है। सर, ब्रेक का टाइम हो गया है। जी व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम हो गया है, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सर, आपने शुरू में बताया था कि स्क्रिप्ट आपको बहुत कम मिलते हैं,
तो आप बताएंगे कि स्क्रिप्ट आप जब ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद आपको मिलते हैं, या इसकी आप किस तरह थोड़ी तफसील बताएंगे हमें? जी बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, स्क्रिप्ट का सिलसिला ये होता है कि आजकल के दौर के अंदर ना हमारे स्क्रिप्ट कंटेंट हेड्स जो होते हैं वो स्क्रिप्ट एंड तक ही लिखवा रहे होते हैं। यानी कि जब तक आप शूट पे, पहले शूट पे भेज दिया जाता है, फिर उसके बाद शूट पे जो है वो स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं, तो वो जो एक ग्राफ होता है उस ग्राफ का हमें पता ही नहीं होता कि हमें शूट करना क्या है। स्टार्ट हम कहीं और से ले रहे होते हैं, एंड उसका कहीं और कर रहे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद उस वक्त ये था आपको कि जो स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं तो वो स्क्रिप्ट हमारे पास कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। जब हम शूट पे जाते हैं तो वो हमें एंड में स्क्रिप्ट एंड तक आ ही रहे होते हैं और हम शूट ही कर रहे होते हैं, और हमें ये ऊपर से जो है कहा जाता है कि जी अब आपने ये करना है, तो जिस जो यूं करना है वो तो ग्राफ हमने बनाया हुआ ही नहीं होता। तो इस चीज से आप कंफर्टेबल तो नहीं होते हो? बिल्कुल अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आपने ग्राफ कुछ और बनाया हुआ होता है, फिर शूट आप कुछ और कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि अगर आपको मिस फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ आप लेने जाते हैं तो आपको पता होता है कि मैं आज ये चीज़ लेने जा रहा हूँ। वो चीज़ लेने के बाद आपने उसका दिमाग बनाया होता है कि यार इसको मैंने शाम तक ये चीज़ भी इसके अंदर ऐड करानी है। अब वो जो शाम तक जो चीज़ ऐड करानी है वो चीज़ ही आपके पास ना हो तो आप कैसे ऐड कराएंगे? और वो चीज़ एंड ऑफ द डे जाके आपने जो सोचा हुआ होता है वो कुछ और ही मिल जाए आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने जो सोचा हुआ है वो तो कुछ नहीं है। तो फिर आप दोबारा से उसको रिक्रिएट करते हो, दोबारा से सीन या सिचुएशन को आप लोग रिक्रिएट नहीं करते, लेकिन उसी को थोड़ा सा कुछ चीज़ चेंज वेंज करके या कुछ सीन्स रीशूट करके उसको उसी तरीके से उसी ग्राफ में उतारने की कोशिश करते हैं। एक्टर्स ऑब्वियसली कोऑपरेट करते हैं जब इस तरह कोई सिचुएशन हो? सीनियर एक्टर्स करते हैं, लेकिन जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जो नए एक्टर्स हैं, वो थोड़े से जो है इन चीज़ों से कर जाते हैं कि नहीं हम ये दोबारा रीशूट नहीं कराएंगे, अनईजी फील करते हैं। अनईजी फील करते हैं। ठीक है सर, एक्टर्स के जो वार्डरोब है वो प्रोडक्शन हाउस ही प्रोवाइड करती है या एक्टर खुद भी अपने अरेंज करते हैं? ज़्यादातर जो अब हैं वो प्रोडक्शन हाउसेस ही करती हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो सीनियर एक्टर्स हैं या जो अभी नई जनरेशन वाले जो एक्टर्स हैं, जो नई जनरेशन के जो लोग हैं हमारे जो नए, वो उन्होंने अपने रखे हुए हैं, उसी हिसाब से स्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं और अपने वार्डरोब को जो है वो सोच के, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा, वो सोचते बहुत अच्छा है, तो वो आजकल सोच के जो है वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं और आके डायरेक्टर को बता देते हैं कि हमने ये सोचा है, हम ये पहनेंगे। एक कामयाब डायरेक्टर बनने के लिए किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? एक कामयाब डायरेक्टर बनने के लिए प्रोड्यूसर के साथ दोस्ती बहुत अच्छी करनी चाहिए आपको, क्योंकि आज के दौर के अंदर जो ना प्रोड्यूसर्स ही आपको अच्छे कामयाब डायरेक्टर बना सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं बना सकते। अब जो क्यों दोस्ती कर लेनी चाहिए, व्यूअर तो हमारा वैसे ही समझदार है कि जो आज के दौर के अंदर जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि आपने प्रोड्यूसर के कमरे से हिलना नहीं है। अगर आप प्रोड्यूसर के कमरे से हिल गए तो आप अच्छे डायरेक्टर नहीं बनेंगे, और अगर आपने प्रोड्यूसर को ये बोल दिया कि बॉस ये लड़की नहीं, हम इसको कास्ट कर लेते हैं, तो आप नाकाम डायरेक्टर हो जाएंगे जिंदगी के अंदर। सर सीरियल, सोप और टेलीफिल्म में क्या डिफरेंस है? सीरियल, सोप और टेलीफिल्म में बहुत डिफरेंट है। सोप जो है वो लेंदी होता है, वो उसको कहानी को खींचते रहते हैं, वो पैसे कमाने का एक जरिया है कि आपका किचन चलता रहे। और सीरियल जो है वो अपना व्यूअर को खुश करने का एक जरिया है। टेलीफिल्म जो है वो आपको फिल्म, अगर जब आपका मूड हो गया आपने फिल्म करनी है तो टेलीफिल्म पहले कर लें, क्योंकि वो टेलीफिल्म एक मिनी फिल्म है, उसमें आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि अब मैं जब फिल्म करने जाऊंगा तो मुझे उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं पहले टेलीफिल्म कर लेता हूँ। अच्छा, फिल्म करने से पहले जो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको टेलीफिल्म के थ्रू थोड़ा आइडिया हो जाता है कि उसमें कैमरा कौन से होंगे, लेंसेज कौन से होंगे, लोकेशंस क्या होंगी, स्क्रिप्ट को और किस तरीके से मजबूत कर दिया जाएगा, क्योंकि वो आपके बहुत जल्दी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आपने व्यूअर को बिठा के रखना है। तो वो आपको जो है 1 घंटा जो आपकी टेलीफिल्म है वो आपका व्यूअर अगर बैठ गया तो आपको ये पता होगा कि यार इसकी बॉन्डिंग जो है यहाँ तक जाएगी, या इसके स्क्रिप्ट की बॉन्डिंग यहाँ तक है, उसको यहाँ तक हमने लेके जाना है। सर ये जो आपने तीनों चीज़ें बताई, सीरियल, सोप, टेलीफिल्म, तो इसमें जो है इसकी शॉर्ट डिविजनिंग में क्या फ़र्क है? इसकी शॉर्ट डिविजनिंग में बहुत फ़र्क है। सोप जो है वो, क्योंकि आपको मैंने बताया जैसे कि लेंदी होता है, उसके एपिसोड्स ज़्यादा होते हैं, 100 एपिसोड होते हैं, वो हमें जल्दी देना होता है, तो वो उसमें ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा मूवमेंट की, आपको ज़्यादा चीज़ें करने की हमें अशद ज़रूरत नहीं होती। और सीरियल में जो है वो आपको बहुत ज़रा टिका के शूट करना होता है, वो आपको ज़रा लोकेशन भी दिखानी है, क्योंकि उसमें पैसा भी आपका उसी हिसाब से लगा हुआ है, फिर एक्टर्स भी उसी हिसाब से हैं उसके, तो उसमें जो है आपको उस हिसाब से शूट करना होता है, आपकी जब ट्रीटमेंट के साथ शूट करना होता है। और टेलीफिल्म जो है वो तो प्रॉपर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मूवी करने जा रहे हैं तो उसमें आपको ट्रीटमेंट भी चाहिए, उसका स्क्रिप्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, उसकी सारी चीज़ें आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, तो वो उस हिसाब से आपका शूट होता है। सर इस फील्ड में आए तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिली?
अच्छा, इसमें फील्ड में जब मैं आया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली वो मुझे मेरी मामी से मिली। तो असल में मैं अपनी मामी के मामू के बहुत ज़्यादा करीब था, तो मुझे इस फील्ड में लाने वाले भी वही। और फिर सब इसके बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली वो कैसर खान ज़मानी साहब की मिली, क्योंकि मुझे वो मेरे नेबर थे, तो मुझे इस फील्ड में लेकर आए वो। सर किस एक्टर के साथ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? मुझे सीनियर्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि सीनियर्स जो होते हैं वो ज़रा पंक्चुअल होते हैं चीज़ों के, उनको पता होता है कि उनकी टाइमिंग की, उनकी चीज़ों का, उनको स्क्रिप्ट का, क्योंकि वो सब तैयारी के साथ आए थे, तो इसलिए मुझे सीनियर्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में। सर आपका कहने का ये मतलब कि जो आजकल के लोग हैं वो क्या तैयारी करके नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं आते, वो सिर्फ ये तैयारी करके आते हैं कि उनको जाना कितने बजे है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि जी आज उनकी जो है अपॉइंटमेंट कहाँ है, उनको आज डिनर पे कहाँ जाना है, तो वो तैयारी, उनको स्क्रिप्ट का पता ही नहीं होता, सीनियर्स को पता होता है। तो सीनियर्स का आपने कहा कि उनके साथ आपको मज़ा आता है, तो आप हमें नाम बता सकते हैं कि किन के साथ आपको ज़्यादा मज़ा आता है? सीनियर्स में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेरे तो इर्द गिर्द काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंट जो रहे हैं वो नुमान एजाज हैं, अतीक ओडो हैं, वो सीनियर्स में मोस्ट सीनियर पर्सन है, उनको प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनको पता है हर चीज़ों का कि किस तरह काम करना है, किस तरह नहीं करना है, स्क्रिप्ट की डिमांड क्या है, स्क्रिप्ट कहाँ से कहाँ तक है, उनको सब पढ़ के आते हैं वो। सर कोई भी आप ड्रामा, सीरियल या आप टेलीफिल्म बनाने जाते हैं तो उसमें एक टीम होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें आप सबसे ज़्यादा किस किस अफराद का काम सबसे ज़्यादा होता है, या आप बताएंगे? आपने मुझसे जो पूछा वो किन किन लोगों का हाथ होता है, तमाम लोगों का हाथ होता है। एक एक्टर को बनाने में ना प्रोडक्शन का बहुत बड़ा एक हाथ है, यानी कि प्रोडक्शन मीन्स क्या, नीचे ENG हो गए या आपका DOP हो गया, एक मेकअप असिस्टेंट जो होता है ना, मेकअप असिस्टेंट जो टिश्यू लेके बेचारा खड़ा होता है, जो टिश्यू कर रहा होता है, उसका सबसे बड़ा हाथ होता है। और उससे भी बड़ा जो हाथ होता है ना, एक्टर्स को खुश रखने वाले जो होते हैं हमारे स्पॉट बॉयज, वो सबसे ज़्यादा मेहनती होते हैं। वो मेहनती क्या होते हैं कि उनके ऊपर सारे गुस्से निकल रहे होते हैं, आज ये नहीं आया, आज यूँ नहीं आया, आज इस तरह से खाना है, आज इस तरह से खाना है। तो वो बेचारे जो हमारे स्पॉट बॉयज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, हमसे भी ज़्यादा मेहनती हैं, वो हैं जो उनको खुश रखते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस स्क्रीन पे देके जाते हैं। तो हर बंदे का अपनी जगह बहुत बड़ा हाथ है एक प्रोडक्शन को बनाने के लिए। सर आपकी टीम में एक फर्स्ट AD होता है और एक सेकंड AD होता है, तो इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट AD की जो क्वालिटी है वो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट AD के पास तो उसका प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके पास तीनों प्लान्स होने चाहिए, ABC। अगर फॉर एग्जांपल अगर प्लान A पे काम नहीं हो रहा तो उसके पास B होना चाहिए, और B पे काम नहीं हो रहा तो C होना चाहिए। पहले तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि एक्टर्स को संभालना बहुत अच्छे से आना चाहिए उसको। अगर वो एक्टर्स को संभाल गया तो आपका जो ड्रामा है वो बहुत स्मूथ तरीके से ख़त्म हो जाता है। दूसरा ये कि सेकेंड AD उसको तो टाइम पे आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइम पे आ जाए तो क्योंकि कॉन्टीन्यूटी सारी उसके पास होती हैं, तो वो अच्छे से बताएगा कि जी कॉन्टीन्यूटी कौन सा ड्रेस जो है पहले सीन का है, सेकंड सीन का है। जब आपका सेकंड AD ही डायरेक्टर के बाद आए और सेकंड AD ही एसोसिएट के बाद आए तो वो फिर बेकार हो जाता है। सर आपने जो अभी टीम वर्क के बारे में बताया, स्पेशली ADs के लिए, तो ये जो सारा काम करते हैं तो इसकी वो बताएं कि चेंजिंग या जो भी काम होता है, सीन कैसे करना है, कहाँ एंड हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, तो ये आप बताते हैं या ADs बताते हैं? ज़्यादातर तो ADs बताते हैं, लेकिन ये है कि जहाँ ADs को लगता है कि यार ये चीज़ें कुछ इस तरह से जहाँ वो फंस जाते हैं, वही कहते हैं कि नहीं सर कुछ एक्टर्स का प्रॉब्लम आ गया या कुछ प्लानिंग का कुछ ऊपर नीचे हो गया या कोई एक्टर लेट आ रहा होता है, तो वो फिर आके डायरेक्टर यहाँ पे आके ये करता है कि अब डायरेक्टर से आगे पूछ लेता है कि भाई इस तरह से आपने करना है या इस तरह से आपने करना है, तो बता दीजिए कि पहला कौन सा सीन करेंगे और बाद में सेकंड कौन सा सीन करेंगे। तो वो समझ लें कि मिल बांट के ही होता है, क्योंकि AD आपका बैकबोन होता है, पूरे प्रोजेक्ट को वही लेके चल रहा होता है, तो वो ज़्यादा अच्छे प्लानिंग करके साथ चल रहा होता है कि उसको पता होता है कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे करना है। तो AD ज़्यादातर मुझे लगता है कि वो जो है हमें चला रहे होते हैं सही तरीके से। सर ब्रेक का टाइम हो गया जी, व्यूअर्स ब्रेक का टाइम हो गया है, चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। सर अभी आपने कंटिन्यूटी के हवाले से बताया था, तो आप थोड़ा और ब्रीफ करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में? कंटिन्यूटी जो होती है वो आपकी आर्टिस्टों की ड्रेसिंग के हवाले से होती है कि कंटिन्यूटी फॉर एग्जांपल के अभी जैसे कि एक सीन हम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, उसमें उससे जो ड्रेस पहना है वो
उसका जो अगला जो सीन है वो हम करेंगे कोई 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, तो वही सेम उसी कॉन्टिन्यूटी में जो है वो बंदा हमें वहाँ पे भी चाहिए होता है। तो वो एडी जो होता है वो आपके कॉन्टिन्यूटी को उसी तरह से लिखता है, वो बताता है कि ठीक है आपने इस तरह से ये इयररिंग पहनी थी, बाल का स्टाइल ये था, आपने ये ड्रेसिंग की थी, या आपने इस तरह से जो है पर्स को यहाँ वेयर किया था, या इस तरह से सैंडल्स पहने थे। तो कॉन्टिन्यूटी का मकसद वो होता है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर कॉन्टिन्यूटीज होती है वो आपकी शार्प कॉन्टिन्यूटीज इसी को ही कहा जाता है। और एक्शन कॉन्टिन्यूटीज जो होती हैं वो होती हैं जो आपने सेट पे बैठ के, जो फॉर एग्जांपल आपने मग हाथ में उठाया तो आपने सीधे हाथ में उठाया, उल्टे हाथ में उठाया, तो वो नोट डाउन कर रहा होता है उस चीज़ों को, तो कॉन्टिन्यूटीज उसको कहा जाता है। तो ये AD1 करता है या AD2 करता है? ये AD2 करता है, सेकेंड AD जिसे आप कहते हैं। हमारे इस दौर के अंदर सेकेंड AD कहा जाता है। वैसे तो फर्स्ट AD एंड सेकेंड AD ही होता है, लेकिन हम कहते हैं उसको सेकेंड असिस्टेंट। सर आपने बैरून मुल्क के आर्टिस्ट के साथ काम किया है, उनके आर्टिस्ट और हमारे आर्टिस्ट में क्या डिफरेंस है? उनके आर्टिस्ट में और हमारे आर्टिस्ट में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वो पंक्चुअल हैं टाइम के। उनको पता है कि काम उनके लिए असल में काम ना इबादत है। वो जब आते हैं तो अपने काम को बाकायदा फोकस करके जाते हैं, और हमारे वाले फोकस नहीं करते। हमारे वाले फोकस करते हैं जो वो लोग करते हैं जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स लोग करते हैं। हमारे जो सीनियर जिन्होंने काम कर लिया है यहाँ पे, और जो नए लोग हैं क्योंकि उनको फोकस नहीं है, उनको काम में फोकस ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, उनको पता ही नहीं है कि वो करने क्या आ रहे हैं। तो जो सीनियर्स हैं उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि वो एक ज़माने से काम करते आ रहे हैं, उनको स्क्रिप्ट्स का पता है, उनको चीज़ों का पता है। तो और बराबर जिनका आपने बैरून मुल्क का पूछा, वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हैं अपने काम के अंदर। उनको पता है, चाहे वो उनके सीनियर्स भी होंगे या उनके नए जो जनरेशन के जितने भी लोग हैं, वो भी अपने काम में बहुत फोकस हैं। हमारे यहाँ ऐसे भी है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो फोकस नहीं है, लेकिन सीनियर्स जो हैं वो फोकस हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है। सर आपने जैसे बताया कि नए आर्टिस्ट हैं वो काम पर फोकस नहीं करते, तो वो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं? वो मेकअप पे बहुत फोकस करते हैं, वो अपने पहनने में बहुत फोकस करते हैं, कपड़ों में कि अब क्या पहनना है, क्या खाना है, दोपहर का खाना आज क्या खाएंगे, शाम की रिफ्रेशमेंट क्या करेंगे। जब स्क्रिप्ट ला के दिया जाता है कि बॉस ये सीन कर रहे हैं, तो वो सीन को कहते हैं हाँ ये सीन तो कर लेंगे, ये बताएं हमें रिफ्रेशमेंट क्या आएगी। तो वो उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस है उनका। और उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है? उनकी परफॉर्मेंस फिर यही होती है कि वो फिर डायरेक्टर जो बेचारा रुल रहा होता है, वो फिर परफॉर्मेंस निकालने की ही चक्कर में लगा रहता है कि अब आप ये जुमला एक टेक से जो है वो 70 टेक पे पहुंच जाते हैं आप। और जो उनके साथ सीनियर्स बेचारा खड़ा हो जाए, वो बेचारा इरिटेट हो रहा होता है, वो कहता है भाई पहले इनको याद करा लें, फिर उसके बाद हम सेट पे आ जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। सर हर प्रोफेशन में जेलसी होती है, तो आप क्या कहते हैं कि शोबिज में भी जेलसी है, ये एलिमेंट है जेलसी का? है, कहीं कहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से नियति के साथ काम कर लेंगे, अच्छी नियत के साथ काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर आपको इस चीज़ सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आर्टिस्ट की आपस में जेलसी होती है या किस और भी जो टीम में लोग होते हैं? आर्टिस्टों का आपस में जेलसी होती है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं और कोई अपने काम से आगे चला जाता है, इसकी लाइंस ज़्यादा हैं या मेरी लाइंस कम है, इस तरह के कुछ होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है और हर तरह हर फील्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड के अंदर, जो भी आप फील्ड उठाएंगी उसी फील्ड के अंदर जेलसी तो रहती है। कहीं अच्छे लोग भी होंगे, कहीं बुरे लोग भी होंगे, कहीं कुछ अच्छी पॉजिटिविटी में भी सोचेंगे, कुछ नेगेटिविटी में भी सोचेंगे, तो ये हर जगह ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसे आप बता रहे हो कि जेलसी होती है, तो फिर इनकी जेलसी जब होती है तो जिस तरह आप काम करवाते हैं, तो आपके काम में कुछ फर्क पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी जेलसी की वजह से? बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो आपस में ही इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि वो अपने काम से उनका फोकस हट चुका होता है, और वो फिर अपना काम है उसको ख़राब कर रहे होते हैं, सब बर्बाद कर रहे होते हैं। टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। सर मुनाफकत होती है इस फील्ड में? ये फील्ड ही मुनाफकत की है। अच्छा, अगर आपको मुनाफकत नहीं करनी आती तो आप इस फील्ड में फिर आप एडजस्ट नहीं हो सकते। सर आपका क्या ओपिनियन है, जैसे कि बैरून मुल्क के जो ड्रामे हैं हमारे चैनल पे चलते हैं और हमारे भी चल रहे हैं, तो आप इस चीज़ को प्रेफर करते हो कि बैरून मुल्क के भी ड्रामे चलने चाहिए हमारे चैनल में? नहीं, हमारे चैनल पे बैरून मुल्क के ड्रामे तो नहीं चलने चाहिए। अगर उनके एक्टर यहाँ पे आके काम करना चाह रहे हैं तो वो ज़रूर आके करें, क्योंकि जो है टैलेंट जो होता है और उसका कोई वो नहीं होता,
बॉर्डर नहीं होता कोई, यानी कि आप आके काम कर सकते हैं, बिल्कुल आगे यहाँ पे काम करें यहाँ पे, और हम भी वहाँ जाके काम करें, ये भी अच्छी एक बात है। लेकिन ये कि ड्रामे अपने ही कंटेंट यहाँ चलना चाहिए। हमारे कंटेंट बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कंटेंट अच्छे नहीं है, कंटेंट अच्छे हैं तो इसलिए चल भी रहे हैं, और बल्कि हमारे कंटेंट को दूसरे मुल्क के जो चैनल्स हैं वो चला रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। वो भी इसलिए दिखा रहे हैं कि उनको पता चले कि हमारी एक्टिंग, जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सीनियर्स काम कर रहे हैं, मैं बार बार उसी बात पे आ रहा हूँ सीनियर्स पे, कि हमारे सीनियर्स की एक्टिंग का वहाँ पता चलना चाहिए उनको कि एक्टिंग कहते किसे हैं, परफॉर्मेंस किसे कहा जाता है, कंटेंट किसे कहा जाता है। तो वो जो है वहाँ पे चल रहे और अच्छी बात है, चलते रहना चाहिए। सर आप इसमें क्या कहेंगे कि पिछले माजी के ड्रामों में और आजकल के जो ड्रामे हो रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पिछले माजी के जो ड्रामे थे वो एक सोशल इश्यूज़ के ऊपर थे, वो आपको बताते थे चीज़ों का, फिर उस चीज़ों के हवाले से एक पॉजिटिविटी, आपको एक पॉजिटिव जो है वो एक इमेज जो है आपकी क्लियर होती थी। इस वाले ड्रामों के अंदर जो आज हमारे जो आजकल के जो ड्रामे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरे हैं, नहीं है, बिल्कुल कंटेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं आके जो है वो इख्तलाफात पैदा हो ही जाते हैं कि किसी जगहों पे आके, जो मुझे लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो उसको देख के वो कहीं कुछ और ही उनके दिमाग में जो ना एक चीज़ें पैदा हो रही होती हैं, वो कहीं किसी और ही तरफ निकल जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो अपना और उसको मजबूत करें और उसको ज़रा अच्छे से जो है वो लेकर आएँ, सोशल इश्यूज़ को उठाएं, ऐसा नहीं है कि ना उठाएं, लेकिन एक तरीके से उठाएं, जो एक तरीका होना चाहिए ड्रामों का। जैसे पिछले दौर के अंदर था, पीटीवी को ले लें या एसटीएन के अंदर ले लें, या जो चैनल्स के अंदर, क्योंकि पहले दौर के अंदर तो एक ही चैनल था, तो उसके अंदर जो है वो ड्रामे जो है मखसूस ड्रामे हमारे आते थे, और लोग 8 बजे के टाइम पे जो है वो अपने घरों में बैठ जाया करते थे ड्रामों को देखने के लिए। वो दौर अब आता ही नहीं है, वो दौर नज़र ही नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि वो उस तरह के ड्रामे बन ही नहीं रहे। बनने चाहिए, पता होना चाहिए आपको, आपके माशरे के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इस तरह से वाज़ेह तौर पे सामने क्लियर मत करें कि लोग कहीं भटक ना जाएं, कहीं कहीं और ना निकल जाएं। जो लोग ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं वो स्क्रीन पे ज़्यादा आ रहे हैं, बानिस्बत इसकी कि जो नीचे का तबका है, जिनको मतलब टैलेंट से वो बिल्कुल बहुत भरपूर टैलेंट है उनके अंदर, लेकिन उनको वो है, एक चीज़ उनकी इनकम्प्लीट है, उनको इंग्लिश नहीं आती सही से, तो इसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, इसमें ऐड कर दूंगा बल्कि इस चीज़ में, कि जो आपने कहा ना कि अंग्रेज़ी बोलने वाले वो आपको सबसे ज़्यादा स्क्रीन पे नज़र आते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, नज़र आते हैं, लेकिन वो सीनियर्स के साथ काम कर करके वो अपने टैलेंट को मनवा ही लेते हैं आखिरकार एंड में आके। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको मनवाने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर टैलेंट ऑलरेडी होता है। वो पता है कि हमने एक ट्रैक पे हैं, हम उनका अपना एक ट्रैक है, उनको पता है कि इस ट्रैक पे मैंने जाना है, और वो उस ट्रैक पे निकल चलते होते हैं। उनको पता होता है कि हमने कभी ना कभी तो उस ट्रैक पे पहुंच ही जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमारे प्रोग्राम को दिया। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने इतना कीमती टाइम मुझे दिया और इतने सारे सवालात आपने मुझसे पूछे। और ये जो सवालात हैं ये बहुत सच वाले सवालात हैं और उसको सच्चाई के साथ मैंने बयान किया है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सच आपको बताई हैं, इसमें झूठ कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ये एज इट इज़ आप इसको लगाएं, कट नहीं करिएगा किसी भी चीज़ को आप इसमें से। थैंक यू। जी सर, बिल्कुल कट नहीं होगा। थैंक यू सो मच सर। जी व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन। अल्लाह हाफिज़।